हाय स्टूडेंट, मिस लारसा खान, क्लास 11 का हिस्ट्री लेसन 1, जिसमें 2 मार्क्स का और 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया था। थर्ड वीडियो में जो है वो 8 मार्क्स क्वेश्चन का आंसर होगा, जो 11 का सेमेस्टर 2 का है। तो इसमें पहला नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वेदिक क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल में राज्य के उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। उत्तर वैदिक काल में इस दिशा में क्या परिवर्तन आया? तो इसमें आंसर है, ऋग्वेदिक काल लगभग 1500 से 1000 BCE में राज्य की उत्पत्ति जनजातीय समाजों की आवश्यकताओं से हुई। इस काल में जनजातियां छोटे छोटे समूह में संगठित थी, जिन्हें जन कहा जाता था। इन जनों का नेतृत्व प्रमुखों द्वारा किया जाता था, जो युद्ध और धार्मिक अनुष्ठानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। ऋग्वेद में वर्णित यज्ञों और अनुष्ठानों ने समाज में एकता और संरचना को बढ़ावा दिया, जिससे एक अधिक संगठित राजनीति प्रणाली का विकास हुआ। उत्तर वैदिक काल लगभग इतना से बीसी में राज्य की संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। इस काल में राजा की शक्ति में वृद्धि हुई। इसमें है राजा की शक्ति में वृद्धि हुई और उसे धार्मिक एवं राजनीतिक अधिकार दोनों प्राप्त हुए। समाजवादी सोच ने जन्म लिया और राज्य के बीच संघर्ष बढ़ा। राजाओं ने अपने साम्राज्य को विस्तृत करने के लिए पेशेवर सेनाएं स्थापित की। इसके अतिरिक्त राज्य की अर्थव्यवस्था में भी परिवर्तन आया, जिसमें कृषि और व्यापार का महत्व बढ़ा। समाज में वर्ण व्यवस्था भी विकसित हुई, जिससे प्रशासनिक ढांचे को एक मजबूत किया गया। इस प्रकार राज्य की संरचना और उसकी शक्तियाँ उत्तर वैदिक काल में पहले से कहीं अधिक जटिल और केंद्रित हो गई। तो ये 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर हुआ। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित राज्य के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। तो आंसर है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें राज्य के स्वरूप का गहन विश्लेषण किया गया। कौटिल्य ने राज्य को एक राजनीतिक इकाई के रूप में परिभाषित किया, जो न्याय, सुरक्षा और समृद्धि का संरक्षण करती है। उन्होंने राज्य की संरचना को सप्तांग सिद्धांत के माध्यम से स्पष्ट किया, जिसमें राजा आत्मतीय या मंत्री, जनता, क्षेत्र, भूमि, संज्ञा, कानून, दूर यानी कि धन और शक्ति, सेना शामिल है। कौटिल्य ने यह भी उल्लेख किया कि राज्य की सर्वोच्चता की रक्षा करना और सभी नागरिकों के लिए न्याय सुनिश्चित करना राजा का मुख्य कर्तव्य है। इसके अलावा उन्होंने आर्थिक साक्षरता, व्यापार और कृषि को राज्य की स्थिरता के लिए अनिवार्य बताया। कौटिल्य ने सशस्त्र बलों के महत्व पर जोर दिया और यह स्पष्ट किया कि एक सक्षम सेना बिना राज्य की सुरक्षा नहीं हो सकती। इस प्रकार कौटिल्य के दृष्टिकोण में राज्य की संरचना, कार्यप्रणाली और उसके कर्तव्यों का एक व्यापक चित्रण है। ये हो गया सेकेंड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, बर्नी ने दिल्ली सल्तनत में राज्य के स्वरूप के बारे में क्या कहा है? तो आंसर होगा, जियाउद्दीन बर्नी, जो एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे, ने दिल्ली सल्तनत के राज्य स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा कि यह एक मजबूत और केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी। बर्नी के अनुसार सुल्तान की शक्ति में वृद्धि और उसके अधिकारों का केंद्रीकरण सल्तनत के विकास का मुख्य आधार था। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि सुल्तान ने धार्मिक और राजनीतिक दोनों ही दृष्टियों से अपनी शक्ति का प्रयोग किया। बर्नी ने यह भी कहा कि सल्तनत में शासन का संचालन सुल्तान के व्यक्तिगत विवेक पर निर्भर करता था
और इस प्रणाली में कर्तव्य, धर्म और प्रजा की भलाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। उन्होंने न्याय की स्थापना को सल्तनत के मुख्य उद्देश्यों में से एक माना और यह बताया कि सुल्तान को न्याय करने के लिए प्रजा के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। इस प्रकार बर्नी का दृष्टिकोण दिल्ली सल्तनत को एक मजबूत और न्यायिक शासन के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसमें राजा के विवेक का महत्व है। तो एक क्वेश्चन हो गया थर्ड नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन है यहाँ कि दिल्ली सल्तनत में राज्य के स्वरूप पर हुए वाद विवाद का वर्णन करो। मैं दिल्ली सल्तनत के राज्य के स्वरूप के लिए जो है आपस में वाद विवाद हो गया था, उसका वर्णन करना है। तो दिल्ली सल्तनत में राज्य के स्वरूप पर विभिन्न विचारधाराएं थी जो इसके इतिहास और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार बदलती रही। ठीक है, परिस्थितियों के अनुसार जो है वो बदलती रही। एक और कुछ विद्वानों ने इसे एक धर्म तांत्रिक राज्य माना, जहां इस्लामिक कानून और धार्मिक अधिकारों का पालन महत्वपूर्ण था। इन विचारों का समर्थन करने वाले लोग यह मानते थे कि सुल्तान को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए और इस्लाम के सिद्धांतों के अनुसार शासन करना चाहिए। दूसरी ओर कुछ विद्वानों ने इसे एक सैन्य राज्य के रूप में देखा, जिसमें सुल्तान की शक्ति और उन सैन्य बल और राजनीतिक कुशलता पर निर्भर करती थी। इस दृष्टिकोण के अनुसार सुल्तान ने अपने शासन के लिए मुख्यतः बल और सैन्य कार्यों का सहारा लिया। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत में राज्य के स्वरूप पर यह वाद विवाद राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक मुद्दों के संबंध में गहरा था। अतः सुल्तान ने एक मजबूत केंद्रीय शासन स्थापित किया, जिसमें सैन्य और धार्मिक दोनों पहलुओं का समावेश था। 5 नंबर क्वेश्चन है ग्रीस में नगर राज्य के उत्थान का वर्णन करो। तो आंसर होगा ग्रीस में नगर राज्य, जिसे पोलिस कहा जाता है, का उत्थान प्राचीन ग्रीस के विभिन्न शहरों में हुआ। यह प्रक्रिया 8वीं शताब्दी BCE में शुरू हुई। अब जब ग्रीस के विभिन्न क्षेत्रों में छोटे छोटे स्वतंत्र शहरों का विकास हुआ। प्रत्येक नगर राज्य में अपनी स्वयं की सरकार, संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था थी। दूसरा पैराग्राफ में है नगर राज्य का मुख्य केंद्र शहर होता था, जिसमें एकीकृत प्रशासन, बाजार और धार्मिक स्थल होते थे। एथेंस और स्पार्टा जैसे प्रमुख नगर राज्य ने राजनीति, कला और संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एथेंस ने लोकतांत्रिक सिद्धांतों को अपनाया और नागरिकों को राजनीतिक भागीदारी का अधिकार दिया, जबकि स्पार्टा ने एक सैन्य आधारित समाज का निर्माण किया। नगर राज्य के विकास के पीछे प्रमुख कारणों में भूगोल, जैसे पहाड़ी इलाकों और समुद्र के निकटता तथा व्यापारिक संबंधों का विकास शामिल था। नगर राज्य ने ग्रीस की सामाजिक और राजनीतिक संरचना को आकार दिया और यह आधुनिक लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों की नींव के रूप में कार्य किया। इस प्रकार ग्रीस में नगर राज्य का उत्थान एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी, जिसने पश्चिमी सभ्यता पर गहरा प्रभाव डाला। और है नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है राज्य के संबंध में अरस्तु के विचार क्या थे, वर्णन करो। तो अरस्तु प्राचीन ग्रीक दार्शनिक ने राज्य के संबंध में अपने विचारों का पॉलिटिक्स नामक ग्रंथ में प्रस्तुत किया है। उन्होंने राज्य को एक प्राकृतिक संस्था माना जो मनुष्य के सामाजिक स्वभाव से उत्पन्न होती है। अरस्तु के अनुसार राज्य का उद्देश्य नागरिकों के नैतिक और नैतिक विकास को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने 3 प्रकार के शासन व्यवस्था का वर्णन किया। राजतंत्र यानी कि सही शासन, ओलिगार्की यानी कि कमजोर वर्ग का शासन, और लोकतंत्र यानी जनता का शासन। अरस्तु ने यह भी कहा कि सबसे आदर्श शासन व्यवस्था वह है जिसमें कानून का पालन किया जाता है और जो सामान्य कल्याण की ओर अग्रसर होती है। उनका यह मानना था कि
एक अच्छा नेता वह है जो सामान्य हित के लिए काम करता है, न कि व्यक्तिगत लाभ के लिए। इस प्रकार अरस्तु के विचार राज्य के नैतिक और राजनीतिक उद्देश्यों पर केंद्रित है, जो नागरिकों के भले के लिए कार्यरत होना चाहिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, आदर्श राज्य के संबंध में प्लेटो की धारणा क्या थी? तो आंसर, प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ गणराज्य में आदर्श राज्य की धारणा को प्रस्तुत किया। उनके अनुसार आदर्श राज्य वह है जिसमें न्याय, सच्चाई और बुद्धिमत्ता का सर्वोच्च महत्व है। प्लेटो ने राज्य को 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया: शासक, फिलासफर, किंग, रक्षक मतलब सैनिक, और श्रमिक कर्मचारी। प्लेटो का मानना था कि एक सच्चा शासक वह होना चाहिए जो ज्ञान और नैतिकता में सर्वोच्च हो, अर्थात एक दार्शनिक होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि समाज में न्याय सभी स्थापित हो सकता है जब प्रत्येक वर्ग अपनी भूमिका निभाए। प्लेटो ने यह भी उल्लेख किया कि आदर्श राज्य में शिक्षा, विशेषकर दार्शनिक शिक्षा का अत्यधिक महत्व होना चाहिए, क्योंकि यह नागरिकों को नैतिकता और ज्ञान प्रदान करती है। उनके दृष्टिकोण के अनुसार आदर्श राज्य में सामूहिक भलाई और न्याय की स्थापना होनी चाहिए। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ 8 नंबर, नवीन राजतंत्र के बारे में थॉमस क्रामवेल के विचार क्या थे? आंसर है, थॉमस क्रामवेल एक प्रमुख इंग्लिश राजनीतिक विचारक ने नवीन राजतंत्र के संदर्भ में महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने इंग्लैंड में हेनरी 8वां के शासनकाल के दौरान चर्च और राज्य के बीच संतुलन को स्थापित करने का कार्य किया। क्रामवेल का मानना था कि नवीन राजतंत्र को मजबूत और केंद्रीकृत शासन की आवश्यकता है, जिसमें शासक को अपने अधीनस्थों पर पूर्ण नियंत्रण हो। उन्होंने सरकारी प्रशासन में सुधार के लिए कई नीतियां लागू की, जैसे कि एक केंद्रीय न्यायिक प्रणाली का निर्माण और आर्थिक नीतियों का पुनर्गठन। क्रामवेल का दृष्टिकोण यह था कि एक सक्षम और समर्थ राजतंत्र को अपने नागरिकों की भलाई और देश की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत प्रशासनिक ढांचे की आवश्यकता होती है। इस प्रकार उन्होंने नए राजतंत्र के विकास में प्रशासनिक सुधारों और राज्य की शक्ति के केंद्रीकरण पर जोर दिया। 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रारंभिक आधुनिक राज्य का उत्थान किस प्रकार हुआ? आंसर होगा, प्रारंभिक आधुनिक राज्य का उत्थान 15वीं और 16वीं शताब्दी में हुआ, जब यूरोप में राजनीतिक और सामाजिक बदलावों की लहर आई। इस अवधि में कई कारकों ने इस प्रक्रिया को प्रभावित किया, जैसे पुनर्जागरण, सुधार आंदोलन और भौगोलिक खोजें। पुनर्जागरण ने विज्ञान और कला के प्रति जागरूकता बढ़ाई, जिससे ज्ञान और शिक्षा का विकास हुआ। सुधार आंदोलन ने धार्मिक एकता को तोड़ा और राज्य को धर्म से स्वतंत्र करने का प्रयास किया, जिससे सशक्त और केंद्रीकृत राज्य की नींव रखी गई। इसके अलावा भौगोलिक खोजों ने व्यापार और अर्थव्यवस्था को विकसित किया, जिससे समृद्धि आई और शासकों को अपने क्षेत्रों में विस्तार करने का अवसर मिला। इस प्रकार प्रारंभिक आधुनिक राज्य का उत्थान मजबूत शासक की संस्थाओं, व्यापारिक विकास और नागरिक अधिकारों के जागरण से हुआ, जिसने एक नए प्रकार के राजनीतिक संगठन को जन्म दिया। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, पर्शियन साम्राज्य के उत्थान में क्षत्रपों की भूमिका क्या थी? क्षत्रप लोग जो है क्या भूमिका निभाया था इस कार्य के लिए? पर्शियन साम्राज्य का उत्थान क्षत्रपों के माध्यम से हुआ, जिन्होंने साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रण स्थापित किया। दारियस
प्रथम ने साम्राज्य को 20 प्रांतों में विभाजित किया, जिन्हें शास्त्रापी कहा जाता था। हर प्रांत का एक गवर्नर होता था, यानी कि छत्रप छत्रप को ही गवर्नर बोला जाता है, होता था, जो सम्राट के प्रति उत्तरदायी होता था। छत्रपों ने यानी कि गवर्नर ने न केवल स्थानीय प्रशासन का प्रबंधन किया, बल्कि साम्राज्य की सुरक्षा और कर संग्रह का कार्य भी किया। उन्होंने स्थानीय नेताओं के साथ सहयोग किया, जिससे साम्राज्य में स्थिरता और नियंत्रण सुनिश्चित हुआ। इसके अलावा छत्रपों ने व्यापार और अर्थव्यवस्था को भी विकसित किया, जिससे साम्राज्य की समृद्धि में योगदान मिला। इस प्रकार पार्शियन साम्राज्य के उत्थान में छत्रपों की भूमिका महत्वपूर्ण थी, जिसने साम्राज्य के प्रभावी संचालन को सुनिश्चित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। दिल्ली सल्तनत में इक्तादारों के कार्यों का वर्णन करें। इक्तादारों को का कार्य था, उसको लिखना है। आंसर है, दिल्ली सल्तनत में इक्तादारों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। बहुत अच्छा भूमिका निभाया था, क्योंकि वे प्रशासनिक और सैन्य कार्यों के संचालन में मध्यस्थ होते थे। इक्तादारों को विशेष भूमि या इक्ता दी जाती थी, जिसका उद्देश्य उन्होंने राजस्व संग्रहण और स्थानीय संग्रहण का कार्य सौंपा था। उनके कार्यों में मुख्य रूप से कर संग्रहण, न्यायिक अधिकारों का पालन और सैनिकों की भर्ती शामिल थी। इक्तादार स्थानीय प्रशासन का संचालन करते थे और अपनी क्षेत्रीय इकाई में सुरक्षा सुनिश्चित करते थे। इसके अलावा वे राज्य के प्रति उत्तरदायी होते थे और अपनी इक्ता से प्राप्त राजस्व का एक हिस्सा राज्य को से भेजते थे। इस प्रकार इक्तदारों ने दिल्ली सल्तनत के शासन को स्थिरता और प्रभावशीलता प्रदान की, जिससे साम्राज्य का विस्तार और विकास संभव हो सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। मुगल साम्राज्य के लास्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के उत्थान में मनसबदारी व्यवस्था की क्या भूमिका थी। मुगल साम्राज्य के उत्थान में मनसबदारी व्यवस्था एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह प्रणाली अकबर के शासनकाल में स्थापित की गई थी और इसका उद्देश्य प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रण को मजबूत करना था। मनसबदारी व्यवस्था में हर अधिकारी को एक मनसब दिया जाता था, जो अपनी स्थिति और कार्यवर्तों को निर्धारित होता था।